अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज कुरैशी। ये है उर्दू पॉइंट का लाइव प्रोग्राम जो हम आपके लिए लेके आते हैं सैटरडे को, कुछ डिले के साथ, मगर नेवरदलेस हम यहाँ पर आपकी खिदमत में आज भी मौजूद हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर सदाकत अली, क्योंकि ये प्रोग्राम है डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, लाहौर की फ़िज़ा जो है बड़ी गर्मा गर्म हुई है, मौसम बहार है, मगर जो है PSL का मैच जो होने वाला है, फाइनल जो मैच होने वाला है, उसको लेकर हर तरफ बहुत गहमा गहमी है। ऐसा मेला सज रहा है कि ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में कभी इस तरह का क्रिकेट का मेला आपने नहीं देखा होगा। इंग्लैंड जो कि जहाँ क्रिकेट सब जन्म लिया, जहाँ क्रिकेट ने, वहाँ भी कभी इतनी गहमा गहमी और इतनी सज धज नहीं होती जितना कि पाकिस्तान में पिछले कई दिन से आप देख रहे हैं कि एक हाइप क्रिएट हो रही है, लोग पुरजोश हैं और लोग टिकटें ख़रीदने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और लंबी लाइनें, और जहाँ आगे उम्मीद भी नहीं कि टिकट मिलेगी, लेकिन लोग सारा सारा दिन लाइनों में खड़े हैं। तो आपको ये लगता है कि कल माशाल्लाह जो है जब टकराव होगा पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, इट्स ऑल गोइंग टू बी हाइप्ड अप एंड पंप्ड अप एंड इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली। देखिए, तो एक तो जैम पैक्ड ये जो स्टेडियम होगा, उसमें कोई तिल धरने को जगह नहीं होगी, सचमुच तिल धरने को जगह नहीं होगी। और फिर मैं आपको बताऊं कि अगर ये तो कोई 30,000 की कैपेसिटी है ना स्टेडियम की, ये अगर 2 लाख की भी होती तो भर जाता। और मैं आपको बताऊं कि लोगों ने घरों में प्रोग्राम बना रखे हैं, होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, बड़ी स्क्रीन पर लोगों ने इसे देखने का तहैया किया हुआ है। और ये एक तरह से लोगों ने एक रेफरेंडम भी किया है। कैसे? लोगों ने राय भी दी है कि वो क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। लोगों ने बताया है कि वो किस तरह का ज़हन रखते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने इसमें जो हिस्सा लिया है ज़हनी तौर पर, अमली तौर पर, और ये जो सारी आपको जोशो खरोश नज़र आता है, तो सारी दुनिया के लिए ये काफ़ी है देख लेना आसानी के साथ कि पाकिस्तानी कौम कैसे सोचती है, पाकिस्तानी कौम अपना वक्त कैसे ज़िंदगी का बिताना चाहती है, और पाकिस्तानी कौम का जहन क्या है, वो किस सोच के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और आप रेजिलियंस देखिए कि अभी पिछले चंद दिन पहले ही यहाँ पे पैदर पे पाकिस्तान में कुछ धमाके हुए, और जिससे कि लोगों को डराना मकसूद था। लेकिन आप देख लें कि लोग मार खा के भी एकदम उठ खड़े होते हैं और लोग फिर पहले की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि बॉक्सिंग की गेम में वो खिलाड़ी नहीं जीतता जो अच्छा मुक्का मारता है, बल्कि वो खिलाड़ी जीतता है जो अच्छा मुक्का खाता है। और 15 राउंड में मुक्के खाना और अपने पाँव पे खड़े रहना, ये जीत की एक गारंटी होती है। जो भी खिलाड़ी ऐसा कर सकता है, तो ज़िंदगी के खिलाड़ी भी ऐसे ही होते हैं कि जो मार खा के गिरते नहीं है, गिरे तो फ़ौरन उठ खड़े होते हैं और ज़िंदगी की गहमा गहमी में शरीक हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त। और नाज़रीन, मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर आप डॉक्टर सदाकत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का कोई मसला हो, या फिर आप जो है पाकिस्तान सुपर लीग के मुतालिक कोई बात करना चाहें, क्योंकि आज हम उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। हालांकि हमारे जो मौज़ूआत ज़ेर बहस रहेंगे वो मोटापे के मुतालिक भी होंगे, जिम में एक्सरसाइज के मुतालिक भी होगा, और पनिशमेंट और रिवॉर्ड के मुतालिक भी बातें करेंगे। मगर हम सारी बात का जो है माखज़ और जो असल बात हम करेंगे वो PSL के हवाले से करेंगे। फ़ोन नंबर आपको बता देता हूँ, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, डॉक्टर सदाकत से अपने मसाइल का हल पूछ सकते हैं। नंबर हमारा है 0334 9777666। एक दफ़ा फिर से दोहरा देता हूँ, 0334 9777666। आपने कल मैच देखा पेशावर ज़ल्मी का और कराची किंग्स का? जी बिल्कुल। कैसा ज़बरदस्त मैच था। ऐसे मैच तो कभी हमने यानी वर्ल्ड कप पे नहीं होते देखे, इस तरह के मैच जिसमें लोगों की इस कदर दिलचस्पी हो, इतनी इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तानी कौम क्रिकेट की दीवानी है, और असल में वो क्रिकेट की दीवानी नहीं, उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। वो ज़िंदगी की मुश्किलात को हर तरह से फेस करने के बावजूद डिमोरलाइज नहीं होती, वो आगे बढ़ने का अज़्म रखती है, उसमें विल टू लिव है। यही चीज़ें साबित होती हैं पिछले कुछ दिनों से। ये जो PSL का आपको हंगामा नज़र आता है, आप देखिए हर टेलीविज़न चैनल एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए उसकी कवरेज कर रहा है। लोग टिकटों के लिए, पहले तो पासों के लिए मिन्नतें करते थे ना, अब लोग टिकटों के लिए मिन्नतें करते हैं। लोग कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। बैंकों के बाद हाथ में नोट ऐसे हवा में पंखे की तरह लहरा रहे हैं कि हमें किसी तरीके से वो
टिकट मिल जाए। बिल्कुल सही। हालांकि आपको पता है, ज़ाहिर है मैच होगा, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो वक्त से पहले जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, हर एक को कम से कम 2 किलोमीटर जो है पैदल चल के स्टेडियम में जाना पड़ेगा। तो फिर भी लोग हैं, और पूरे मुल्क से लोग लाहौर में पहुंच रहे हैं, और जो इतनी दूर दूर से लाहौर में आएंगे, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से, कराची से आएंगे, तो अब अगर वो स्टेडियम के अंदर ना जा सके जी, तो है तो वैसे ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादती की बात है, मगर मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कल का मैच है वो भी बेहतरीन होगा और फुल प्रूफ भी होगा। मेरा ख्याल हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। द लाइन हैज़ बीन ड्रॉप्ड आई गेस। फिर से कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, क्या नाम है आपका? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा सा कोशिश करें कि हमें आवाज़ भी आ जाए। बताइएगा क्या सवाल कर रहे हैं आप, और अपना नाम भी तारुफ भी बताइए। सर मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, आएंगे या नहीं आएंगे, वो उनका जो बयान है वो सही है या गलत है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है। हाँ, ये सवाल जो है तकरीबन सब लोगों के जहन में है, और अगर आप देखें तो ये बात तो तय है कि इमरान खान साहब को दावतनामा पहुंच चुका है जी। पीसीबी ने तमाम साबका कप्तानों को और चेयरमैन को दावतनामा जो है वो भेजा है, जी। और उम्मीद है कि इमरान खान साहब ज़रूर आएंगे, और हमारी ख्वाहिश है कि वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट को पॉपुलर करने में इमरान खान साहब का कितना हाथ है। एग्जैक्टली। ये पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इस गेम को पॉपुलर किया, उनमें हनीफ मोहम्मद और फजल जो कि बहुत बड़े, फजल महमूद बहुत बड़े बॉलर थे, और उसके बाद फिर ज़हीर अब्बास और इमरान खान और जावेद मियांदाद और इंतखाब आलम, और बहुत पाकिस्तान में ऐसे क्रिकेटर्स हुए हैं जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं, लेकिन जो शोहरत अल्लाह ताला ने इमरान खान को दी है क्रिकेट के हवाले से, वो शोहरत दुनिया में किसी और खिलाड़ी के हिस्से में नहीं आई। तो कौम तो चाहती है कि कौम ने अपना राय का इजहार भी कर दिया कि कौम PSL चाहती है जी, और कौम जो है उसने अपनी वाज़े तौर पर उसमें जोशो खरोश दिखा के, और एक अच्छा सियासी लीडर से हम तवक्को रखते हैं कि वो कौम की ख्वाहिशों और उमंगों का भी ख्याल रखे, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राय का फ़र्क हो सकता है, ये जमहूरियत का हुस्न है। अगर उन्हें ख्याल था कि ये नहीं फ़ैसला होना चाहिए था, क्योंकि ये एक सियासी फ़ैसला भी था, यानी PSL करवाने का फ़ैसला एक सियासी फ़ैसला भी था, और इस फ़ैसले के दूरस नताइज पाकिस्तान के ऊपर होने वाले हैं सियासी तौर पर, और इसमें राय का इख्तलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान को इस बात के लिए अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, और इमरान खान को इसमें शरीक होना चाहिए। इमरान खान के सब दीवाने इसमें शरीक हो रहे हैं, तो इमरान खान कैसे दूर रह सकते हैं। आई होप कि इमरान खान भी ज़रूर आएंगे कल। मेरा भी यही ख्याल है कि अपनी राय है कि जिस तरह से इमरान खान का एक माइंड सेट है, और वो हमेशा जो है फ्रंट फुट पे जाते हैं, ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज जो बैक फुट पे जाएं। और ये जो फैसला था डॉक्टर साहब, अगर आप देखें कि यहाँ पे एक दो राय हैं कि ये मैच पाकिस्तान में कराया जाना चाहिए था फाइनल, या नहीं कराना चाहिए वो तो था। गुजर गया ना मरहला। और नहीं, मगर उसके बावजूद जो है वो लोग ये समझते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते थे, हम इसको ना करते। मगर मेरा ख्याल है पैगाम ये जा रहा है कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, हम आगे बढ़ के चीज़ों को फोर फ्रंट पे लेने वाले। देखिए, सियासी फैसला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम पीछे हट जाते तो इस बात की क्या गारंटी थी कि आइंदा कुछ भी नहीं कहा जाएगा। सही। क्योंकि जब आप एक गलत बात को मान लेते हैं तो आप उसको रिवॉर्ड करते हैं, और जब आप गलत बात को रिवॉर्ड करते हैं तो फिर गलत बात ही बढ़ती चली जाती है। वो आप क्या कहते हैं एयरलाइंस के मुतालिक कि अगर कोई खुदा ना खास्ता जो है तो वो क्या एयरलाइंस के जहाज़ खड़े कर दें? हाँ, और इसी तरह मुल्क में और भी बहुत सी एक्टिविटी है जो कि अगर हम रोकने पे आ जाएं तो ज़िंदगी तो फिर मफलूज का हो जाएगी। सो ये एक सियासी फ़ैसला है जिसे हम सब ने मिल के कामयाब बनाना है, और इसमें हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अपने हक़ में कोई कदम उठा रहे हैं। हम बुनियादी तौर पर ये करना चाह रहे हैं कि हम एक महज़ब कौम हैं, और हम दुनिया के साथ कदम ब कदम हमरा चलने की पॉलिसी पे गामज़न हैं, और दुनिया के साथ तालमेल बनाने की पॉलिसी पर हैं। और क्रिकेट पाकिस्तान की एक पहचान है जी कि
पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट में एक बड़ा अहम नाम है और जब चाहे हमारा कभी कभी एक खिलाड़ी दूसरों की पूरी पूरी टीम पे हावी हो जाता है। सही बात। सो ऐसे मौक़ों पे जब पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का झंडा ऊंचा होता है तो हम में से कौन है संगदिल जिसका दिल खुश नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कभी कभी कुछ खिलाड़ी जो हैं एक दिन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, दूसरा दिन आता है तो उनकी परफॉर्मेंस कुछ खुश हो जाती है, मांद पड़ी होती है। आखिर इसकी क्या वजह है? अगर आप इसको बुरा ना माने और हमारे नाजरीन भी, क्या इसकी वजह ये होती है कि वो एक जैसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते? कोई इसमें मेंटल फैक्टर्स होते हैं या उसकी वजह को खुदा न खास्ता सट्टेबाजी होती है? अच्छा, वैसे लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही शक्की, वहमी और झगड़ालू हो गए हैं। खिलाड़ी कोई बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी में अब इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि कुछ इक़दामात आईसीसी ने किए हैं और उसके नतीजे में दुनिया में ख़ास तौर पर क्रिकेट के हवाले से मैं कहूँगा कि ये सट्टेबाजी को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अगरचे सट्टेबाजी होती है लेकिन खिलाड़ियों का जो बिकने का माहौल था वो बदल गया है। लेकिन वो जो बात आप कह रहे हैं कि क्यों एक खिलाड़ी एकदम ऐसे लगता है कि इसे आग लगी हुई है जी, जैसे कल कामरान अकमल को आप देखें तो हर बॉल वो बाउंड्री के पार भेजने के लिए बिल्कुल तैयार थे, राइट। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि ज़रूरत पड़ी है और वो ठुस हो जाते हैं। क्रिस गेल को देखें, कल वो ठीक नहीं चल रहा था, उसने बहुत अच्छा नहीं खेला, उसका हक बनता था कि अपनी टीम को जिताए। कराची किंग्स जो हैं वो उससे बड़ी तवक्को रखते थे और वो चाहते थे कि वो भी जीतें, लेकिन क्रिस गेल ने उन्हें वो करके नहीं दिया। तो खिलाड़ी कभी कभी जोन में होते हैं जी, यानी ये जो उनकी महारत होती है खेल में वो तो मुसल्लमा होती है और वो मुस्तकिल होती है, लेकिन उनकी जो ज़हनी कैफियत हैं वो बदलती रहती हैं। कभी वो ज़हनी तौर पर ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होते हैं, कभी उनके जहन में मनफी ख्यालात होते हैं, कभी उनको कोई ज़ाती परेशानियाँ होती हैं। खिलाड़ी भी तो हर इंसान होते हैं और वो कभी मैच से पहले नाइट बिफोर पूरी नींद नहीं अगर की या किसी हल्ले गुल्ले में रहे या कोई उनको परेशानी आ गई, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी में परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। तो ऐसे मौके पे वो खेलने से तो इनकार नहीं करते, लेकिन उनके हवाले से ये जो एक बात कही जाती है कि वो क्यों कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देते, तो दुनिया में बहुत से खिलाड़ी हैं जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे विराट कोहली को अगर आप देखें तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त और कंसिस्टेंट जा रही है क्योंकि वो ज़हनी ट्रेनिंग में से भी गुजरते रहते हैं। कल ही मैं एक टेलीविज़न के ख़बरनामे में देख रहा था कि एक खिलाड़ी जो कि फ़ुटबॉल को अपनी मर्ज़ी से निशाने पे फेंकता है, तो उसने 20 मुख्तलिफ टारगेट्स को, जो कि 200-300 मीटर दूर के टारगेट भी थे जी, तो हर दफ़ा 20 मुख्तलिफ टारगेट्स को उसने कामयाबी से अचीव किया कि अपने पाँव की ठोकर से बॉल को सिखलाया कि तुमने वहाँ जाके गिरना है। कभी वो बास्केटबॉल की बास्केट में जाके गिराता था, कभी वो कहीं और गिराता था। तो ये जो मेंटल ट्रेनिंग है जो कंसिस्टेंसी पैदा करती है, ये सब खिलाड़ी चाहें तो सीख सकते हैं, क्योंकि अगर मिसबाह इस उम्र में भी बहुत अच्छी फ़िटनेस बरकरार रख सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो बाकियों को क्या मुश्किल है। लेकिन आप बहुत से खिलाड़ी देखते हैं जो फिज़िकली फ़िट नहीं है, वो ओवरवेट होते हैं, उनके पेट बड़े होते हैं और वो अंधाधुंध खाते हैं जी, फिर अंधाधुंध वर्जिश करते हैं, तो जवानी में ये चल भी जाता है, लेकिन फिर जवानी ज़्यादा देर नहीं चलती। सही बात है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इस बिरते पे खा लेंगे कि आप बहुत ज़्यादा फिर एक्सरसाइज कर लेंगे तो ये ज़्यादा देर चलने वाला काम नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे दरअसल एक मसला भी इसी नौइयत का आया हुआ, एक ख़ातून है, यंग है और वो मोटापे का शिकार है और नाम वैसे उन्होंने अपना गुड़िया बताया है, और तो ज़्यादातर तो बारबी डॉल का ज़हन में आता है, मगर ऐसी गुड़िया भी होती हैं जो ज़रा मोटी हो जाए। तो ये जो लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं उनके मसाइल क्या होते हैं? कोई उनकी बदन की साख्त ऐसी होती है, कोई जेनेटिक मसाइल होते हैं, या फिर ये होता है कि वो खाना ज़्यादा खाते हैं, या फिर वो एक्सरसाइज नहीं करते? क्या वजूहात होती हैं? अक्सर लोग तो कहते हैं कि जी मैं तो कुछ खाता ही नहीं, हवा खाता हूँ, और कहते हैं मुझे तो पानी भी और लोगों का ख्याल ये है, बाज़ औक़ात ख़वातीन कहती हैं कि बच्चे पैदा होने की वजह से उनका वज़न बढ़ गया है। ऐसा होता है? और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वज़न बढ़ने की सिर्फ एक वजह होती है कि आप जो खुराक लेते हैं उसमें जो कैलोरीज़ हैं वो उन कैलोरीज़ से ज़्यादा हैं जो हर रोज़ आप बर्न करते हैं जी। तो कुछ कैलोरीज़ का हिसाब किताब अगर लोगों को पता हो कि किस चीज़ में, क्योंकि ये तवानाई का पैमाना है कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज़ हैं, जैसे अंडे में 70-80 कैलोरीज़ होती हैं,
जैसे एक केला है तो उसमें भी 70-80 कैलोरीज होती हैं, एक डबल रोटी का आम स्लाइस है तो उसमें 40 के करीब कैलोरीज होती हैं, पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती। और अगर जूस हो जिसमें शुगर ऐड ना की हो तो ऑरेंज जूस के 100 सीसी में 45 के करीब कैलोरीज होती हैं। तो अगर हमें हिसाब किताब पता हो कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज होती हैं और हम सारा दिन बैठे बैठे कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और फिर चलने फिरने से और काम करने से और भाग दौड़ करने से क्या कैलोरीज कंज्यूम होती हैं, तो अगर ये हमें पता चल जाए तो बुनियादी फार्मूला है कि जितनी कैलोरीज हम कंज्यूम करें तो उससे ज़्यादा कैलोरीज हम खर्च करें तो हम वज़न कम करने लगेंगे। तो इस तरीके से जितनी कैलोरीज हम कंज्यूम करें और उससे कम अगर हम खर्च करते हैं तो हमारा वज़न बढ़ने लगेगा। और ये कुछ लोग इसमें फिर कोशिश करके चालाकियाँ लगाते हैं, जैसे कि कैलोरीज ज़्यादा ले ली और फिर वर्जिश बहुत ज़्यादा की, और खिलाड़ी ऐसा कर भी सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी वर्जिश कर सकते हैं। लेकिन वर्जिश इसलिए नहीं होती कि पहले आप ज़्यादा खा लें, एक गलती, फिर ज़्यादा वर्जिश करके दूसरी गलती कर लें, उससे वियर एंड टेयर होती है। सो अगर आपने वर्जिश करनी है तो वो एक स्टैंडर्ड वर्जिश होनी चाहिए जो खेल के लिए या आम लोगों के लिए कारआमद है। लेकिन हम जब डिविएट करते हैं और एक ही चीज़ पे हाथ रख लेते हैं कि वर्जिश डेढ़ करके तो हम ज़्यादा खा के अपने मसले हल करें, तो आप देखिए पहलवान जो हैं कितना खाते हैं, फिर वर्जिश करते हैं, फिर भी उनके पेट बड़े होते हैं, और ये अच्छी सेहत की निशानी नहीं है। इसी तरह अगर आप बॉडी बिल्डर्स को देखें तो उनकी भी सेहत आगे चल के 40-50 की उम्र से ज़्यादा चल के फिर ख़राब हो जाती है। सो वर्जिश इस तरह की करना कि अपने आप को हल्कान कर देना या ज़्यादा खाना खा के और फिर उसको वर्जिश के ज़रिए एमिलियरेट करना, ये भी कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। असल बात ये है कि हमें पता चलना चाहिए कि क्यों हर वक्त हमारा ध्यान खाने की तरफ रहता है। हमने ये कहाँ से सीख लिया होता है कि रात को 2 बजे हमें पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है और हमें लगे कि ये बिल्कुल ठीक काम है और कर गुजरना है। और इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट जैसे हमने सुना है कि लोग शादियों पे जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, टूट पड़ो। वो खाना जो पराई का होता है, मुफ्त का खाना होता है। भाई खाना तो मुफ्त का है पर आप तो अनमोल है, आपकी तो कीमत बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा भी ये मसला रहा है बड़ी ज़िंदगी भर कि दिल ज़्यादा खाने को करता है, फिर उसे काबू में लाना पड़ता है। और उसमें कई दफ़ा मैं देखता हूँ सामने अच्छा खाना होता है तो मेरा यानी नज़र कहती है कि खाई जाओ, और मेरे जिस्म के हालात कहते हैं कि बस करो, और मेरा मैदा कहता है कि बस करो और गुंजाइश नहीं है, और मेरी आंखें कहती हैं कि भी खाई जाओ। तो मैं कहता हूँ कि बस करो, ऐसा ना करो, लेकिन मेरी आंखें कहती हैं कि टुगेदर वी कैन हम मिलके बहुत ज़्यादा भी खा सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी जंग है जो हमें हर रोज़ लड़नी पड़ती है, और ज़्यादा खाने के ख़िलाफ़ जंग है। ये हमें जीतने के लिए कुछ टेक्निक्स की भी ज़रूरत होती है। एक तो ये है स्मॉल पोर्शंस, दूसरी बात ये है कि ऐसी चीज़ें खाना जिनको चबाने में वक्त लगता है। जिन चीज़ों को चबाने में ज़्यादा वक्त लगता है और जिन चीज़ों का हजम ज़्यादा होता है पर कैलोरीज कम होती हैं, ये एक नुस्खा है अपने वज़न को बरकरार रखने का। लेकिन दुनिया में ज़्यादा आसान चीज़ें तो ये है जो फटाफट खाई जाती हैं और उनमें बहुत सी कैलोरीज होती हैं। जैसे बर्फ़ी है तो आप खाएंगे तो उसमें बहुत सी कैलोरीज है, गजरेला खाएंगे तो बहुत सी कैलोरीज है, अगर बर्गर खाएंगे तो 1000-1200 का तो बर्गर कैलोरीज से भरा हुआ होता है। तो अगर हम इतना ज़्यादा खाएंगे और उसके बाद फिर वर्जिश करके उसे बराबर करने की कोशिश करेंगे तो हल्कान होंगे, मूड और मिजाज पे बुरे असरात पड़ेंगे, और अगर वर्जिश करके उसे बराबर नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाएगा, चलना फिरना दुबर हो जाएगा, और हम कोई काम काज करने के लिए फ़िट भी नहीं रहेंगे। अच्छा, खिलाड़ी जो है अगर मोटे हों तो उनकी परफॉर्मेंस ज़ाहिर नीचे चली जाती है। एक माइक गेटिंग हुआ करते थे इंग्लैंड के खिलाड़ी, वो ज़रा हैवी सेट हुआ। इंतखाब आलम जो है वो बाद में जब इंज़मामुल हक को देखते हमेशा वो आप देखिए रन आउट होते थे वो इसी वजह से होते थे कि उनको कोई 15 किलो वज़न तो फालतू उठा के चलना पड़ता था। अभी जो शर्जील मेमन है, शर्जील जो क्रिकेटर हैं जो कि ज़ेर अताब भी हैं, तो आप देखें उनका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये खिलाड़ी की पहली शर्त यह है कि वो मेडिकली फ़िट हो, यानी उसका वज़न उतना होना चाहिए जितना कि मेडिकल लाइन में तजवीज़ किया जाता है। सही। किसी भी बहाने अपने वज़न को बढ़ाए रखना
اور اسے ٹھیک نہ کرنا یہ جلد یا بدیر کھلاڑیوں کے لیے بڑی شدید مشکلات پیدا کرتا ہے. ایون میں آپ بولوں کہ کامران اکمل کا وزن بھی زیادہ ہے, کم از کم 10 کلو زیادہ ہے. اچھا پھر وہ وزن کم کرنے کے لیے بعض اوقات پھر کھلاڑی ورزش شروع کر دیتے ہیں, جیسے کہ جم میں ورزش کی جاتی ہے, لوہے کی ورزش, جس میں پھر مسلز بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے پھر نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں کہ جو مسلز بن کے الگ الگ نظر آتے ہیں وہ اکٹھے کوآرڈینیٹ کر کے کام نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے ایک بالر جو شعیب, ہاں وہ ورزش نے ان کو خراب کیا کیونکہ ان کے ہر مسلز اتنے زیادہ ڈیولپ ہو چکے تھے کہ جو بال کی موومنٹ ہے, دیکھیں ایک جو کھلاڑی ہے جو فاسٹ بالر ہے جس نے اپنے مسلز کی کوآرڈینیشن کی مدد سے فاسٹ بال پھینکنا ہے اور بال کی موومنٹ کو کنٹرول کرنا ہے, اپنے دماغ سے کمانڈ بال کے اندر انسٹیل کرنی ہے کہ بال نے کس موومنٹ کے ساتھ آگے جانا ہے. تو اگر اس کے مسلز علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں تو اس کو تو چلنا پھرنا مسل باؤنڈ ہو جاتا ہے. اصل میں جب مسلز ڈیولپ ہوتے ہیں تو یہ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیولپ ہوتی ہے, یہ ایک سوجن ہوتی ہے جو مسلز کے اوپر ہوتی ہے جسے ہم مینٹین کر لیتے ہیں. میڈیکلی یہ بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بہت ہیوج مسلز بنا لے. ہاں فٹنس ہونی چاہیے, مسلز بظاہر الگ الگ نظر نہیں آنے چاہیے لیکن بندہ فزیکلی فٹ نظر آنا چاہیے. جیسے کبھی آپ نے بروس لی کو دیکھا تو اس کے کوئی مسلز ڈیولپ نہیں تھے. اس طرح جو لوگ فزیکلی سپر فٹ ہوتے ہیں ان کے کوئی 6 پیکس ڈیولپ ہوئے نہیں ہوتے. 6 پیک ڈیولپ کرنے کے شوق میں پھر لوگ اینابولک ایجنٹس لیتے ہیں, پھر ان کے ڈوپ ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر ان کو اور مشکلات پیش آتی ہیں. لیکن ایسی اور بہت سی ڈرگز ہیں جو کھلاڑی استعمال کرتے ہیں جن پہ کہ اسپورٹس کی باڈیز کو بھی اعتراض نہیں, آئی سی سی کو بھی اعتراض نہیں. مثلا آئی سی سی کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ کوئی چرس پی کے کرکٹ کھیل رہے کیونکہ یہ وہ ڈرگ نہیں ہے جو کہ ڈوپ ٹیسٹ کے طور پر لی جائے. یا ان کو یہ بھی اعتراض نہیں کہ کوئی کھلاڑی شراب پی ہے لاسٹ نائٹ اور ابھی بھی اس کے خون میں شراب ہے, یا شراب پی کے میدان میں اتر ہے تو ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یا فار دیٹ میٹر کوکین یا ہیروئن یا اس طرح کی ڈرگز بھی اگر کوئی استعمال کر کے میدان میں اترتا ہے تو آئی سی سی کو یا اسپورٹس باڈی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. حقیقت میں یہ ڈرگز بھی ڈوپ ٹیسٹ کے اندر شامل ہونی چاہیے کیونکہ کھلاڑیوں کی پرفارمنس میں اس سے بھی فرق پڑتا ہے ابتدا میں. لیکن اگر کوئی یہ جو ڈرگز آف ابیوز ہیں, ڈرگز آف ایڈکشن ہے, اگر استعمال کرتا رہے تو کچھ دنوں کا ہی کھیل ہوتا ہے, اسپارک ہوتا ہے, شعلہ ہے جو پھر بجھ جاتا ہے اور پرفارمنس ہے کہ سامنے آ کے نہیں دیتی. تو بعض اوقات کھلاڑیوں میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ لاسٹ نائٹ شراب پی, وہ بہت انرجیٹک فیل کیا, صبح اس سے زہریلے مادے بن گئے اور صبح میچ میں لتھارجی ہوئی, نیگیٹو مائنڈ ہے, نیگیٹو خیالات ہیں اور پھر بعض اوقات بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. پرفارمنس جو اوپر جانے کی بجائے آئی سی سی کو یا دوسری باڈیز کو صرف اس جانبی توجہ نہیں دینی چاہیے کہ جو مسلز کو اسٹرانگ کرنے والی دوائیاں ہیں, اینابولک ایجنٹس ہیں, صرف ان پہ ہی قدغن لگائے. ان کے علاوہ جو ڈرگز آف ایڈکشن ہیں, اب دیکھا ہمارے ملک میں جو ہے کھلاڑیوں میں یا دنیا بھر میں کھلاڑیوں میں ڈرگز آف ایڈکشن بڑی پاپولر ہے کیونکہ اس پہ پابندی نہیں ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کا بیڑا غرق کرتی ہیں, یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کو پھر بعد میں ڈکلائن کی طرف لے جاتی ہیں. شروع میں شعلہ بہت بھڑکتا ہے اور بعد میں وہ ڈکلائن کی طرف جاتے ہیں. تو اس پہ بھی کبھی پھر بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسئلے ہیں بہت سنجیدہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلے بہت سنجیدہ ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جب کھلاڑی اونچی سطح کا کھلاڑی بن جاتا ہے تو پھر وہ قومی اثاثہ ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. جیسے ڈینس للی کے لیے آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا والوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا تھا جو ڈینس للی کی نگہداشت کا ڈپارٹمنٹ. تو ہمارے ہاں بھی جو کرکٹرز اتنا نام پیدا کرتے ہیں, جیسے کل کامران اکمل نے واہ واہ کروا دی ساری, اپنی ٹیم کو جتوا دیا. تو ایسے کھلاڑی ہیں پھر جن کو ذرا قابو بھی کرنا چاہیے کیونکہ پھر یہ قومی اثاثہ ہوتے ہیں, یہ ملک کا نام روشن کرنے والے ہوتے ہیں. تو پھر ان کے ارد گرد پیار اور محبت کا گھیرا ڈالنا پڑے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ بھی آج کے پروگرام میں ڈاکٹر صداقت سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, چاہے پی ایس ایل کے اس میچ کے متعلق ہو, جو بگ میچ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو پلے ٹمارو اینڈ وی آر آل لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ, اور جیت چاہے پشاور زلمی کی ہو یا کوئٹہ گلیڈیٹر کی, ایک بات طے ہے اور وہ ابھی سے طے ہے کہ جیت پاکستانیوں کی ہو چکی ہے.
अच्छा, जीत पाकिस्तानियों की भी हुई नहीं, जीत पाकिस्तानियों की एक्चुअली तब होगी जब पाकिस्तानी शायकीन डिसिप्लिन होके घर से वाह। निकलेंगे। जब गवर्नमेंट कहती है कि इतने फासले पे गाड़ी पार्क करनी है तो फिर उतने फासले पे गाड़ी पार्क करें। जब हदायत ये आती हैं कि आपको ये पैदल चल के ये फासला जाना है तो फिर आप पैदल चल के वो फासला जाएंगे। अगर आपको लाइन बनाने के लिए कहे तो टूटी फूटी लाइन ना बनाए, फिर लाइन क्लियर होनी चाहिए, हर कोई अलग अलग नज़र आना चाहिए, हर एक को तलाशी देना खुशी से चाहिए, उसमें तावन करना चाहिए। और ये होगी जीत कि जब कौम ये भी बता दे कि हमें जैसा कहा जाएगा डिसिप्लिन के लिए हम वैसा करेंगे, फिर अपने दाएं बाएं पे नज़र भी रखें, अपना भी ख्याल रखें और अपने साथियों का भी ख्याल रखें। अगर कहा है कि सेल फ़ोन लेके नहीं जाना तो फिर छुपा के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहा जाए कि खाने पीने की कोई चीज़ नहीं लेके जानी तो फिर ना लेके जाएं, वहाँ कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब पाबंदी लगाई जाती है तो फिर वहाँ को बंदोबस्त भी किया जाता है। अगर कहा जाता है कि जी 2 घंटे पहले आके बैठना है तो आप 2.5 घंटे पहले आके बैठें। तो अगर आप खिलाड़ियों को बकअप करना चाहते हैं, आप खिलाड़ियों के लिए तालियां बजाना चाहते हैं तो ज़रूर बजाइए, लेकिन बाउंड्री पे खड़े हुए किसी खिलाड़ी को डिस्ट्रैक्ट करना, उसको तंग करना, तो ये चीज़ें तो फिर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल तो सही है। ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारी फतह कब होगी। हमारी फतह तब होगी जब हम इंतज़ाम में मदद करेंगे, जब हम डिसिप्लिन होंगे, जब हमें जैसा कहा जाएगा और जब कहा जाएगा हम उस पर अमल करने के लिए भी आमादा हों। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा ये है कि जो टीम अच्छा खेले आप उसको बैकअप करें। अब हर खिलाड़ी को अपने दिल में जगह दें तो फिर आपको मज़ा ही आएगा, फिर आपका दिल भी नहीं टूटेगा कि कौन जीता कोई कौन हारा। क्रिकेट जीतनी चाहिए तो हमारी कौम को जीतना चाहिए और हमारे मुल्क को जीतना चाहिए, और हमारे बच्चे के ज़हन में ये तासुर पैदा होना चाहिए कि जब हम तहैया कर लेते हैं कोई काम अच्छे तरीके से करने का तो फिर हम कर गुजरते हैं। वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक नंबर आपको बताता चलूँ, 0334 977 666, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, अभी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कॉल्स लेने के लिए तैयार है। एक दफ़े से दोहराता हूँ, 0334 977 666 हमारा नंबर है। उर्दू पॉइंट पे ये प्रोग्राम आपके लिए लाइव हम लेके आते हैं सैटरडे को। डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, ये भी बताइए कि खिलाड़ी जो हैं कभी कभी अपनी गलती की वजह से और कभी खेल में मशगूल होने की वजह से इंजर भी हो जाते हैं। जैसे कल शाहिद आफरीदी जो है वो इंजरी का शिकार हो गए, इस पे थोड़ी सी रोशनी। देखिए ये अलग साइंस है। जो खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी होते हैं तो वो इस बात की भी ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे कि वो उनको इंजरी ना हो जी, क्योंकि ये जो इंजरीज होती हैं ये प्रेडिक्टेबल होती हैं। हर खेल की अपनी अपनी मखसूस इंजरीज़ हैं जो कि पहले से जिनका तयन किया जा सकता है कि इस मौके पे ये होगा और इस तरह उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग में जान मारने का जो रवैया है वो रिसेंटली अपनाया है, जिससे कि इंजरीज़ का ख़तरा भी बढ़ता है। लेकिन अगर थोड़ा एक्रोबैट सीख लें कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, और गेंद के ऊपर आपकी नज़र भी 100% होती है, तो इंजरी के इम्कानात कम हो जाते हैं। अब जैसे कल बहुत दुख हुआ, मैं बड़ा फ़ैन हूँ शाहिद अफरीदी का और मैं उन्हें हमेशा खेलते हुए देखना चाहता हूँ। तो कल उन्होंने जब छलांग लगा के तो एक गेंद को कैच करने की कोशिश की तो उनका हाथ इंजर हो गया, जिससे उनको, मुझे और पूरी कौम को और उनके अहल खाना को भी बड़ी तकलीफ़ पहुंची, क्योंकि लाहौर में होने वाला ये मैच एक तरह से उनका फेयरवेल मैच भी था जी। तो वो ये जो इंजरी हुई है ये इस तरह हुई है कि जब बॉल बड़ी स्पीड से आता है और वो घूम भी रहा होता है, ट्रू, तो उसके जो धागे होते हैं, जो सीम होती है उसका जो धागे होते हैं, तो वो इस तरह फिर जाते हैं जैसे हवा में आप देखते हैं डोर होती है तो वो लोगों के हाथ पे या गले पे तो फिरती है, तो जो एक मूवमेंट वाला धागा होता है उसमें ज़रूरी नहीं कि वो कोई ख़तरनाक किस्म का धागा हो। जब भी मूवमेंट वाला धागा फिरता है, स्पीड के साथ फिरता है और एंगल ऐसा बन जाता है तो उससे एक कट आता है जो कि बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं होता बल्कि थोड़ा जिग जैग कट होता है, जिसमें टांके भी फिर ज़्यादा लगते हैं। जब एक शार्प कट होता है तो उसमें टांके फासले पे लगते हैं, जब कोई जिग जैग होता है तो फिर हर जिग जैग के बाद टांके लगते हैं, तो 12 टांके लगे हैं, लेकिन वो महफूज हैं। मैंने पता चला कि वो बड़े बुलंद हौसले में हैं और वो अपने आप को तेज़ी से बहाली सेहत की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई इम्कान नहीं है
کہ وہ کل میچ میں کھیلیں گے، لیکن وہ میچ میں کھیلیں یا نہ کھیلیں، ان کی ٹیم کھیلے گی، اور جب ان کی ٹیم کھیلے گی اور ان کی ٹیم جو ہے اچھا پرفارم کرے گی تو یقیناً وہ اچھا محسوس کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ٹیمز ہیں اور ان کو ٹیم کے اونرز بھی ہیں اور کوچز بھی ہیں، تو کچھ لوگ تو ٹیم ایسی ہیں جو میدان میں کھیل رہے ہیں، پلیئرز ہیں، فورن پلیئرز بھی ہیں، فورن پلیئرز آ رہے ہیں ویسے کچھ؟ ہاں، یہ پشاور زلمی کے تو سارے پلیئر جو ہیں آ رہے ہیں، اگرچہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں جی، لیکن وہ کسی مناسب موقع پہ پہنچ جائیں گے۔ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بھی کچھ کوچز اور کچھ ایک آدھ کھلاڑی کے آنے کا بھی امکان ہے، جی، کیونکہ پہلے جو انکار کیا کھلاڑیوں نے، لیکن اب جب ہائپ کریٹ ہوتی نظر آتی ہے، اب یہ ایک بگ ایونٹ ہے، یہ ایک ایسا ایونٹ بن گیا ہے کہ جیسا کہ انڈیا میں بھی کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ اتنا بڑا ایونٹ بن جائے۔ یہ جو آڈز ہوتے ہیں یہ چیز کو اور بھی زیادہ کوئی ایسی اس میں ڈال دیتے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے؟ جب کسی چیز کے اندر کوئی مقصد بھی انٹرووون ہو جاتا ہے، بن دیا جاتا ہے، کسی چیز کے اندر کسی مقصد کو بن دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر لوگوں کے جذبے بہت پرشباب ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس میں ایک خفیہ سا جذبہ ہے، ایک پیشن ہے اس قوم کا، جی، کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستانی لوگ اسے ایک ریفرینڈم کی طرح انہوں نے لیا، اور آپ کو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی نظر آتی ہے جو اس حق میں ہے کہ پی ایس ایل ہو اور شاندار کامیابی حاصل کرے۔ اور کچھ لوگ تشویش کا اظہار جو کرتے ہیں وہ بھی کسی بری نیت سے نہیں کرتے، کچھ لوگوں نے جس میں کہا کہ خدشہ تھا نہ کراتے، تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ذہن سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ اس میں لوگ تھوڑا بہت اختلاف رائے اگر کریں اور اختلاف رائے کو اختلاف رائے تک رکھیں اور ایک دوسرے سے دشمنیوں کا نہ بڑھائیں، ایک دوسرے سے الجھنے سے گریز کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اوور ویلمنگ میجورٹی پاکستان میں یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں نئی نئی جہتیں تلاش کرنی ہے، ہمیں دنیا میں پاکستان کا نام اور پاکستان کا جھنڈا اونچا کرنا ہے۔ چاہے جتنا زور لگا دو سب سے آگے ہوں گے پاکستانی۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ذرا سا ہٹ کے ہم بات جو ہے پی ایس ایل کے مختلف اسرار و رموز کی بھی کر رہے ہیں، بیکاز وہ اس وقت جو ہے زبان زد عام ہے اور ہر کسی کا دل اسی کے ساتھ دھڑک رہا ہے، مگر یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے، سجاد شاہ صاحب ہیں، کسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، انفیکٹ اسٹیل مل کے اونر بھی ہیں، سی ای او بھی ہیں، اور انہوں نے کہا ایگزیکٹ نہ بتائیں، مگر ان کا ایک مسئلہ ہے وہ انہوں نے رکھا ہے جس میں وہ تذبذب کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے امپلائیز کو بہت اچھا ہینڈل کرتا ہوں، ان کا بڑا خیال کرتا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان سے مجھے بہترین پرفارمنس ملے، مگر کئی دفعہ وہ کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں ان کو مار پیٹ بھی کر لیتا ہوں، ٹھکائی بھی کر لیتا ہوں، اس سے پرفارمنس ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ ڈسپلن رکھنا، صحیح طریقے سے لے کے چلنا، اور اس سے پھر ظاہر ہے کچھ ایسی ریزنٹمنٹس بھی امپلائیز میں آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، کس طرح سے یہ سزا اور جزا کا جو تناسب ہے، ریوارڈ اور پنشمنٹ، اس کو کیسے میں لے کے چلوں کہ امپلائیز بھی ہرٹ نہ ہوں، اور میرا جو اسٹیل مل کی پروڈکشن ہے، کاسٹ بہت زیادہ ہیں، بجلی آتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے، کاسٹ بھی زیادہ ہیں، میں اس کو کیسے کور اپ کر سکوں؟ انفارچونیٹلی بہت سے لوگ دنیا میں ایسا سمجھتے ہیں کہ ڈرا کے یا سزا کے خوف سے ذہنوں کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہ مکمل سچائی نہیں ہے، اس میں کچھ سچائی ہے لیکن یہ مکمل سچ نہیں ہے، یہ آدھا سچ ہے۔ اور بہت سے لوگ مینجمنٹ کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، وہ اپنے جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں ان کو کیل سمجھتے ہیں اور ان کو ہتھوڑی سے ٹھوکتے رہتے ہیں، تو اس طرح کام نہیں چلتا۔ کبھی وہ بادشاہوں کی طرح سب کو کچھ نہ کچھ دے کے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منہ موتیوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کبھی دیوار میں انارکلی کی طرح چنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئی تھنک مینجمنٹ یہ نہیں ہے، اور یہ جو سزا اور جزا کا تصور ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ سچ ہے لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے، اور یہ پہلا قدم نہیں ہے جو آپ اٹھائیں پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو موٹیویشن بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی، کہ لوگوں کو کام میں مزہ آنے لگے۔
दूसरे नंबर पे फिर आप उन्हें नॉलेज और स्किल्स देते हैं जिससे काम करना उनके लिए आसान हो जाए। तीसरे नंबर पे आप उन्हें ऐसा माहौल और जी। ऐसी कंपनी देते हैं, उन लोगों के साथ आप उन्हें अटैच करते हैं जो गुरु होते हैं और सिखा सकते हैं। जी। और फिर आप उन्हें सज़ा और जज़ा का भी आखिर में कोई पहलू रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जब मिल के काम करती हैं तो जी। आपको मुमकिन परफॉर्मेंस मिलती है। ठीक। वरना आप देखें हमारे कुछ क्रिकेटर्स को कितनी बड़ी सज़ा मिली थी और वो उन्होंने जब गड़बड़ की थी, मैच फिक्सिंग की जी, थी, जी। तो उनको 5-5 साल के लिए हटा दिया गया। True. तो क्या उससे फिर मसला हल हो गया? नहीं। दुनिया में कितने कितने क्रिकेटर्स हैं जो नामी गिरामी थे, जिनके पहाड़ जैसे नाम थे। अजरुद्दीन उनमें से एक है और बहुत से लोग हैं। तो उनको जब सज़ा दी गई तो नए आने वालों ने उससे कुछ ख़ास सीखा तो नहीं। Why? वो इस वजह से कि सज़ा और जज़ा की बारी बाद में आती है। सबसे पहले आप ग्रूमिंग करते हैं, आप मोटिवेशन करते हैं, आप वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं। सिर्फ डराने से तो मसला हल नहीं होता। अगर डराने से मसला हल होता तो कंपनियों में मैनेजर्स की बजाय जल्लाद रखे जा सकते हैं, तो सारे मसले हल हो जाते। तो आप देखिए कि इस तरह नहीं होते। हमें एक मल्टीपल अप्रोच के तहत चलना पड़ता है। सज़ा और जज़ा का पहलू एक चीज़ है। लोग बच्चों के साथ बाज़-औक़ात बहुत सख्ती करते हैं, मसला हल हो जाता है। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वालिदैन उनको लान तान भी करते हैं, बेइज्जतियाँ भी रोज़ होती हैं, मार कुटाइयाँ भी होती हैं, फिर क्या होता है आखिर में? भाग जाते हैं बच्चे, मुतनफ़्फ़र हो जाते हैं बच्चे। सो हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिल के एक गोल को हासिल करने में मदद दें। और जब हम एक ऐसी पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसी इनविजिबल फोर्सेस भी हैं जो इंसानों पे असर कर रही होती हैं, यानी जो माहौल का असर होता है। क्योंकि माहौल हम अपनी मर्ज़ी से चुन तो सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा जो माहौल हम चुन लें उसका रंग हम पे फिर ज़रूर चढ़ता है। मैं अभी पिछले दिनों उम्रा करने गया हुआ था, तो ये कोई 25 साल बाद था कि मैं दोबारा उम्रा करने गया। और उम्रा करने जाने से पहले मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ता था और मैंने सोचा कि अच्छा पता नहीं क्या बनेगा, मैं वहाँ जाकर नमाज़ें कैसे पढ़ूँगा। लेकिन मैं जब वहाँ गया तो मुझे एक ज़रा सी भी मुश्किल पेश नहीं आई कि मैं उस सांचे में ढल गया। और जब दूसरे लोग नमाज की तैयारी करते थे तो मैं भी करता था, दूसरे लोग भाग भाग के जाते थे हरमैन शरीफान तो मैं भी जाता था। और वो मेरे ऊपर थोड़ा रंग चढ़ना शुरू हो गया और वापस आके भी मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसमें अगर आप देखें तो आप जब चुनते हैं कोई माहौल तो उसका आप पे असर भी होता है। अब आप अच्छा चुनेंगे तो अच्छा असर होगा, बुरा चुनेंगे तो बुरा असर होगा। चाहे आप कहें जी मेरी बड़ी विल पावर है, कोई मुझे नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा कोई बंदा नहीं जो गलेबल ना हो, ऐसा कोई बंदा नहीं जिस पे दूसरों का असर ना हो, तो हम वल्नरेबल हैं। हम सबको ये ज़्यादा तीसमार खान नहीं बनना चाहिए। हमें सोच समझ के राहें मुंतखब करना चाहिए, सोच समझ के लोगों से ताल्लुकात बनाने चाहिए। और महज सज़ा और जज़ा कोई वाहद टूल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप देखिए दुनिया में कितनी जंगें हुई, तो मसला हल होता है। मसला हल होता है हमेशा बातचीत से, मसला निगोसिएशन से हल होता है, मसला जो है सलाह देने और सलाह लेने से हल होता है। और ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसमें किसी खून खराबे से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे बात याद आ गई। 0334 97776 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, ये जो क्रिकेटर्स हैं इनमें भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट का आपने जो सारा ज़िक्र किया है और आपने वो डिटेल में बात बताई है, आपको लगता है कि कल इनके पास क्या रिवॉर्ड्स हैं और कल इनके लिए क्या पनिशमेंट है हारने वाली टीम के लिए, और जीतने वाली के लिए क्या रिवॉर्ड? देखिए, रिवॉर्ड सिर्फ मॉनेटरी नहीं होते। इज़्ज़त नफ्स जिन चीज़ों से बढ़ती है, जिनसे अंदरूनी तसल्लियाँ मिलती हैं, जिससे खुशियाँ मिलती हैं, ये भी अनमोल होते हैं और इनको ख़रीदा बेचा नहीं जा सकता। जब 11 खिलाड़ी एक टीम के और 11 दूसरी टीम के मैदान में उतरेंगे और उनके लाखों करोड़ों दीवाने उनके लिए स्लोगन्स बुलंद करेंगे, तो इससे बड़ा और रिवॉर्ड क्या हो सकता है। हार जीत क्रिकेट में तो होनी है, दोनों में से एक टीम ने तो हारना है और एक ने जीतना है। लेकिन असल बात यह है, क्या क्रिकेट जीतेगी, क्या पाकिस्तानी कौम जीतेगी? तो अगर हम इन एंड्स को ज़हन में रखें तो ये मुमकिन है कि फिर हम भी जीतें, आप भी जीतें और सारी दुनिया जो है इससे खुशियाँ मनाए और दुनिया कह उठे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है
جہاں کرکٹ کی رونقیں بحال ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ منطق بھی دے دیتے ہیں، جب آپ جذبات بھی اس میں ڈال دیتے ہیں، جب آپ دنیا کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ کی تمنا ہوتی ہے تو پھر تعاون جو ہے آپ کو کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے تعاون ملتا رہتا ہے، اور محفلیں آگے بڑھتی رہتی ہیں، اور کشتی کی جو ایک بادبانی ہوا ہے وہ اسے آگے بڑھاوا دیتی رہتی ہے. بالکل صحیح ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہ آپ کو لگتا ہے سیکیورٹی میجرز جو ہیں اس میں جو خدشات ہیں ایسے دشمن ممالک یا کوئی ایسی چیزیں وہ ان سے بھی ہم نے کوئی رابطہ کیا ہے اینڈ وی ہیو ٹیکن کیئر آف ایوری تھنگ. نیچرلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا کام جن لوگوں نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہے، جی تو کیا وہ یہ فیصلہ کر کے سو گئے تھے؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ کس طرح راتوں کی نیند لوگوں نے برباد کی اور قربان کی، اور پھر دنیا بھر میں ملکوں سے بھی رابطے ہوئے، گارنٹیاں بھی لی گئیں، اور ہر طرف سے تسلیاں لی گئیں کہ ہمیں کچھ اچھا کام کرنے دو. ہم بہت تڑپے ہوئے اور ستائے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں بہت مار پڑی ہوئی ہے، اب ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا تھا جتنا کہ ہو چکا ہے. تو اب ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور خوشیاں منائیں. ہمارے بچے بھی اس دنیا میں وہ سارے کھیل تماشے کریں جو کہ ان کا حق ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. ڈاکٹر صاحب ایک نظر یہاں پہ بھی ڈالتے ہیں، آپ لوگوں کے فون کالز بھی آئیں گی. تھوڑے سے جن لوگوں کے کامنٹس آئے ہیں، تسلیم خان جو ہیں وہ ہیں، سعید خان ہے، عرفان، اکبر پراچا، سجاد خان. جی میری عمر 28 سال ہے، کھانا زیادہ نہیں کھاتا اور جس کی وجہ سے جسم پیچ گاہ ہے. ہم نے اس پہ بات کی ہے، جو آپ نے بتایا کہ کس طرح سے وزن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کھانے کی بھی بات کی، ورزش کی بھی بات کی. ظفر اقبال السلام علیکم. میچ پر سیاست مت کریں بھیا، ہم نے تو کوئی میچ پر سیاست نہیں کی، ہم نے تو دونوں طرف کے جو پوائنٹس ہیں وہ بتائے ہیں، اور ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، کوئی سیاست کی بات نہیں کی. اور رانا سلیم احمد یہ خود سٹے باز پلیئرز ہیں، اور ایسا جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی سٹے باز بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں، اور ان کا بھی تیل کا تیل اور پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے. زہیب شاہ کہہ رہے ہیں کہ زبردست ہے جناب. تھینک یو ویری مچ زہیب، آپ نے ہمیں انپٹ دی. اور ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صاحب آج بھی مدبرانہ باتیں بتا رہے ہیں، ان پر عمل کر لیا جائے تو زندگی سہل ہو سکتی ہے. یہ محمد طلحہ خالد نے کہا ہے. سو جناب ہارون کرسٹی صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب واٹس دی بیسٹ وے ٹو کیپ دی ویٹ آف ونس آئی لوز اٹ. یہ ہارون کرسٹی صاحب کہہ رہے ہیں. رکھا اس پہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قوت ارادی کے علاوہ ایجنسی ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. سر جی ایجنسی کہاں سے آ گئی؟ آپ کس ایجنسی کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے ول پاور جو ہوتی ہے نا، یہ نہتی ول پاور اس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ فہم و فراست کی باتیں، کچھ چالاکیاں اگر شامل کر لی جائیں تو پھر اس کو ہم ایجنسی کہتے ہیں. ایجنسی ہماری ایبلٹی ہوتی ہے ٹو فلفل اوور کمٹمنٹ ود اوور سیلز اینڈ ادرس. تو آپ ایجنٹ سے کیوں کام کرانا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کو کام کر کے دیتا ہے. اور جب کوئی کام زبردست ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ایجنسیوں کا کام ہے. تو یہ جو ایجنسی ہوتی ہے، یہ ول پاور جب مرصع ہو جاتی ہے، جیسے سونے سے جب زیور بن جاتا ہے اور اس میں ہیرے موتی جڑ دیتے ہیں آپ، تو پھر اس کو ہم ایجنسی کہتے ہیں. وزن کم کر کے اسے اگر آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو خالی ول پاور پہ کبھی بھروسہ نہ کریں، یہ منزل سے پہلے بازو کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. تو اس کو منزل تک پہنچانے کے لیے کچھ اور چیزیں چاہیے، جیسے اسکل پاور چاہیے، جیسے آپ کو صحیح قسم کی صحبت چاہیے، جیسے ایک گرو چاہیے، جیسے کہ آپ کو کچھ گیجٹس کی بھی مدد چاہیے، کچھ حساب کتاب، کوئی انوینٹری، کوئی بئی کھاتا، کچھ سنہری رویے تلاش کرنے کی نمبرز گیم بھی ہے. یہ نمبرز گیم بھی ہے. پھر حساب کتاب جوڑنا کہ کام آگے بڑھ رہا ہے کہ پیچھے ہو رہا ہے، کیونکہ جب ہم چیزوں کو میئر کرنا شروع کرتے ہیں تو پروگریس سامنے آتی ہے. بہت اچھی بات آپ نے بتائی جناب یہ بھی. اور میرا خیال ہے کہ آج ہم نے پی ایس ایل سے لے کر موٹاپے تک اور جم میں ایکسرسائزز تک اور سزا جزا کے موضوعات تک اور کل کی جو ساری سیکیورٹی میجرز ہیں اور آپ لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دیے ہیں. اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ
वेरी फ्रूटफुल सेशन और मेरा ख्याल है कि इसी तरह के हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे भी आपके लिए लेके आएंगे। नाजरीन, उर्दू पॉइंट पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए, यही प्रोग्राम लेके हम नेक्स्ट टाइम भी हाजिर होंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरी दुआ है, जब हम सब कुछ कर लेते हैं तो फिर हम दुआ करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये जो मरहला है बखैर खूबी अपने अंजाम को पहुँचे। हम हौसले बुलंद रखें और आगे हम फलें फूलें और खिलें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपकी भी दुआएं चाहिए, कौम को भी दुआओं की ज़रूरत है। और हम जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक पिवटल टेक होम मैसेज जो है आज के प्रोग्राम का, मेरा ख्याल ये है कि जीत तब होगी जब हम कल कायद आज़म का फरमान जो है डिसिप्लिन की जो बात है उसको, तंजीम को मानेंगे। जो हमें कहा जाएगा कि अगर मोबाइल फ़ोन्स ले जाने हैं या खाने पीने की चीज़ ले जानी है या नहीं ले जानी है, या फिर हमने गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, तलाशी देनी है खुले दिल से, इन सारी चीज़ों को डिसिप्लिन से इंश्योर करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर एजाज कुरैशी और डॉक्टर सदाकत अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।